गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 की ज्योग्राफी की क्लास को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा ज्योग्राफी की पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। इसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और 1 से 2 दिन क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए यह क्लास नहीं हो पाई। लेकिन आज से ये कंटिन्यू रहेगी और पूरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर क्लासेस रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसमें सेकंड चैप्टर, और मैंने इसके बारे में पहली क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि क्यों एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, फिर चाहे वो यूपीएससी के एस्पिरेंट हो या फिर स्टेट पीसीएस जिसमें यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरपीएससी, हरियाणा या उत्तराखंड पीसीएस या अदर स्टेट के लिए भी। क्योंकि एनसीईआरटी आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत एक सही अप्रोच और सही गाइडेंस देती है। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे आप लोग एनसीईआरटी क्लास देख रहे होंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी की क्लास असल में ज्योग्राफी की क्लास में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो कोचिंग टीचर होते हैं या जो इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट होते हैं वो लोग एनसीईआरटी को एज इट इज़ एनसीईआरटी के रूप में नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि अपनी लैंग्वेज में पीपीटी कन्वर्ट करते हैं, पीडीएफ कन्वर्ट करते हैं, पावर पॉइंट कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं। होना क्या चाहिए कि आपको ओरिजिनली एनसीईआरटी की बुक सामने रहे, आपके पैराग्राफ को आप डिस्कस करें, उसके निहितार्थ, उसके भाव अर्थों को समझें, और ताकि उसमें जो जटिलताएं हैं उसको बहुत ही आसान भाषाओं में समझें। और फिर उसके बाद आपकी एक अप्रोच सही होगी, शब्दों का निर्माण होगा आपके पास। बहुत सारी चीज़ें मैंने बेहतर तरीके से डिस्कस की हैं, तो पहली क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। और शुरू करते हैं आज हम लोग सेकेंड चैप्टर को। तो हमारा सेकेंड चैप्टर है दोस्तों ग्लोब, और ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रेखाएं होती हैं इस तरीके से खड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल रेखाएं, यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। इन्हें हम क्या कह देते हैं? इन्हें हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। और लेकिन ये जो रेखाएं होती हैं जो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके ये पूरब से पश्चिम जाती हैं, या यूँ कह दें कि पश्चिम से पूरब जाती हैं, तो इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनकी सभी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यह पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या हैं, साथ ही साथ देशांतर रेखाओं की भी क्या विशेषताएं हैं। तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और भारत की अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और यहाँ पर जो भी चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए या प्रीलिम्स के आंसर राइटिंग के लिए, तो वो मतलब प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से डिस्कस करेंगे। होगा क्या, क्योंकि जब आप पीडीएफ को पढ़ रहे होंगे, पैराग्राफ्स को पढ़ रहे होंगे ओरिजिनली जो है कि एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स को, तो आपको भी समझ में आएगा, आपकी एक थिंकिंग पावर डेवलप होगी कि हाँ किसी पैराग्राफ में कौन से कीवर्ड्स हमें लेने चाहिए, कौन सी सिनॉप्सिस हमें बनानी चाहिए, या कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक को या पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए, बाकी चीज़ों को हम पढ़ के आगे बढ़ जाएं। ये चीज़ जब आप सीख लेंगे तो आप ये अपनी ऑथेंटिक बुक जो भी आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट वाइज, उसके लिए भी बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज होता क्या है कि हम किताब तो पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन किताब को समराइज नहीं कर पाते हैं, सिनॉप्सिस नहीं तैयार कर पाते हैं, या उसे कहें कि उसे हम अपने मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते कि भाई हमें लगता है किताब पूरी पढ़नी पड़ी, एक एक शब्द हम याद कर रहे हैं, जबकि होता क्या है कुछ कीवर्ड्स और कुछ सिनॉप्सिस के तौर पे ही उसे तैयार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लिख रहा है पहली हेडिंग में, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, बल्कि कैसी है? जियोइड है, भू आभ जिसे हम कहते हैं जियोइड आकृति होती है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। इसका मतलब क्या निकलता है कि ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी चपटी होती, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर वो साउथ पोल हो, और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, यहाँ पर तो हमारी पृथ्वी कैसी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये हल्की सी चपटी है, यानी कि दबी हुई है, जबकि मध्य में इस वाले क्षेत्र में क्या है? थोड़ी उभरी हुई है, यानी ऊपर उठी हुई है। तो इसकी जो वास्तविक आकृति बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। या अगर आप इसे इस तरीके से भी ना बनाना चाहें तो कुछ ऐसे तो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल आपका थोड़ा सा क्या होता है? चपटा रहता है। तो ये वाली बातें समझ में आई आपको।
अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए और ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब मैं आपको बताऊं कि जो मार्केट में जो ग्लोब है दोस्तों, वो तो पूरे के पूरे क्या हैं, सर्कल हैं। मतलब पूरे के पूरे जो है कि एक सर्कल है, एक गोला है। उसमें कहीं पर भी ध्रुवों को चपटा या जो है कि जो मध्य भाग जो उभरे हुए होते हैं वो नहीं दिखाया जाता है। आप मार्केट में जाइए और आप ग्लोब को ऑर्डर करिए या आप ग्लोब को खरीदिए या आप उसको देखेंगे तो वो पूरी की पूरी एक बॉल की तरह गोल बना दी गई है। कहीं पर भी उसको चपटा या उभरा हुआ नहीं दिखाया गया है। तो ग्लोब में एक ये भी ड्रॉबैक आता है। आगे देखते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, और एक होते हैं पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाए जा सकते हैं। यानी ये आपकी सुविधा अनुसार बताया गया है कि आपको जो ग्लोब अच्छा लगे वो अपने पास रखिए, अपनी स्टडी टेबल पर रखिए, अपने स्टडी रूम में रखिए, ताकि आप डेली उसका अवलोकन कर सकें, उसको देख सकें कि ग्लोब पर कौन से देश, कौन सी रेखाएं, कौन से अक्षांश, कौन से देशांतर या कौन से महासागर किस क्षेत्र में हैं। अगर आप डेली ग्लोब को भी देख रहे हैं ना तो काफ़ी कुछ आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ग्लोब बेहतर होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू। जैसे हम लोग गांव में जब खेलते थे या आप लोग भी जब खेलते होंगे तो लट्टू एक होता था जो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन होती थी उसकी लट्टू की, और यहाँ पे नीचे एक पिन लगी होती थी या कील होती थी जिस पे वो ज़मीन पर घूमता रहता था, बहुत तेज़ी से घूमता था। सेम इसी तरीके से भी आप ग्लोब को ऐसे ऐसे करके घुमा सकते हैं, चारों तरफ से आप ग्लोब को घुमा सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्लोब से घूमते हुए आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं इसमें, और आगे क्या कहा जा रहा है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अर्थात ये भले इतने ही छोटे लोकेशन में दिखा रहा है ये हमारे भारत की, लेकिन ये भारत की एक्चुअल फिगर दिखा रहा होगा कि ये किस अक्षांश से जो है कि भारत शुरू होता है और किस देशांतर से भारत शुरू होता है और किस अक्षांश पे भारत खत्म हो रहा है और किस देशांतर पे भारत ये समाप्त हो रहा है। और इसके नीचे जो हिंद महासागर का क्षेत्र है इसकी क्या स्थिति है, इन सभी के बारे में एक्चुअल फिगर काउंट करके बताता है। भले इसकी इमेज छोटी होती है, डायग्राम छोटा होता है, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी मिलती है। फिर आगे हम देख लेते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। अब सोचिए, पृथ्वी जैसा एक विशालकाय पिंड हो गया और इस पर किसी एक बिंदु की स्थिति बतानी हो या किसी शहर की स्थिति बतानी हो। आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा होगा आरओ के या यूपी पीसीएस के, इवन कि यूपीएससी में भी स्टेट पीसीएस में, कि जब उसमें पूछ लेता है कि बंगलुरु की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति ये है, दिल्ली की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति ये है, लखनऊ की देशांतर और अक्षांशी स्थिति ये है, तो कौन सा सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित है या कौन सा सबसे पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अब सोचिए, ये वो अक्षांश है जो पूरे पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े पिंड पर, इतने बड़े पृथ्वी पर एक छोटे छोटे शहरों का मापन एग्जैक्ट मिल जाए। आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा या किया भी होगा बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, रेलवे स्टेशन पे जब आपके स्टेशन का नाम लिखा होता है तो उसको इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में लिखा जाता है। उसके नीचे समुद्र तल से गहराई लिखी जाती है और उसके बगल में एक डिग्री करके लिखा होता है जो अक्षांशी और देशांतरी स्थिति को बताता है। अगर अभी तक आपने नोटिस नहीं किया तो अब जब भी कभी आप टूरिज्म करिए या अपने घर जाइए या अगर किसी बड़े रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पे जाके देखिएगा, वहाँ अक्षांशी और देशांतरी स्थिति को लिखा जाता है। देशांतर कितना विकास है और अक्षांश में कहाँ पे है, ये चीज़ उसमें मेंशन की जाती है डिग्री के फॉर्म में। इसीलिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है कि हम उन रेखाओं के माध्यम से किसी भी स्थिति का सही वर्णन कर सकें। और आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ग्लोब थोड़ा सा झुका हुआ है।
ग्लोब जो है कि पूरा सीधा नहीं है, और ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, और लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर होता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा होती है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि इस सुई का मतलब क्या हो गया, ये वाली जो सुई लगी हुई है, या यूँ कहें कि जिससे ये ग्लोब पूरी तरीके से स्टैंड किया हुआ है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नॉर्थ और साउथ पॉइंट कह देते हैं। साथ ही साथ ग्लोब को जब हम लोग इस तरीके से घुमाते हैं, इस तरीके से एरो देके या ऐसे हम हाथों से इधर से इधर घुमाते हैं, तो पूरी की पूरी ग्लोब की संरचना घूमती है और हमारे सामने सभी देश और महासागर आते जाते हैं। तो ये वाली स्थिति हमें बताती है। आगे देखते हैं, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी कौन सी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पे दो रेखाएं होती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या अक्षांश रेखा बांटती है या फिर देशांतर रेखा बांटती है। देखिए, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने का मतलब हो गया कि दोनों भागों का मास यानी कि वजन एक जैसा होना चाहिए, क्षेत्रफल एक जैसा होना चाहिए, आयतन एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ग्लोब को दो टुकड़ों में काटा, एक टुकड़ा बहुत बड़ा हो गया और एक टुकड़ा बहुत छोटा हो गया। आपने रील्स में बहुत सारे मीम्स देखे होंगे कि इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है कि आधे कटे हुए सेब के जैसा दूसरा क्या है भाई, दूसरा आधा कटा हुआ सेब, क्योंकि सेब को पूरा बीचों बीच से काटा जाता है जब, तो वो पूरा एक जैसा हिस्सा दिखता है। या हम लोग जब घरों में छोटे भाई बहनों से झगड़ा कर लेते थे कि नहीं मुझे कोई फल कम दिया गया या मुझे ज़्यादा चाहिए था, तो वहाँ पे भी विभाजन क्या होता है, बराबर। तो इसी तरीके से ग्लोब को जो भी रेखा पूरे पूरे दो बराबर हिस्सों में बांटेगी उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा नहीं कहते हैं। बात करेंगे हम कि जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है वो तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, बाकी कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में नहीं बांटती है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा। चलिए इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे वही बात कही जो मैंने आपको बताया। क्या कहा जा रहा है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, और वो काल्पनिक रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है, या उसे विषुवत वृत्त भी हम लोग कहते हैं। यह पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब यहाँ पर आप इमेज में नहीं समझ पा रहे हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये विषुवत रेखा है, कुछ ये देखेंगे आप, ये विषुवत रेखा है या इसको विषुवत वृत्त कहेंगे। इसके ऊपर ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 90 डिग्री का बिंदु होता है। 90 डिग्री कभी भी एक रेखा नहीं होती है, 90 डिग्री ऑलवेज एक बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है, एक डॉट होता है। तो ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे 20 डिग्री आप देखेंगे दक्षिणी अक्षांश, फिर उसके नीचे 40, फिर उसके नीचे 60, फिर उसके नीचे 80, फिर यहाँ पर एक पॉइंट आएगा 90 डिग्री, और जिसको हम लोग 90 डिग्री साउथ कहते हैं। तो अब यहाँ पर बात आएगी कि सर इस तरीके से अक्षांशीय रेखाएं तो आप कह रहे हैं कि बांट सकती है, तो बाकी अक्षांशीय रेखाएं क्यों नहीं बांटती हैं। तो आइए मैं आपको एक इमेज बना के दिखाता हूँ। अब आप इसे देख सकते हैं, ये मैंने काल्पनिक अर्थ बनाई है। मान लीजिए एक पृथ्वी का गोला बनाया ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है दोस्तों, इसके ऊपर का भाग क्या हो जाएगा, हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और इसके नीचे का भाग हो जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो केवल और केवल अगर अक्षांशीय रेखा की बात की जाएगी तो केवल एकमात्र यही अक्षांशीय रेखा है जो पृथ्वी के दो बराबर हिस्से करती है। अगर मैं कहूँ आपका 1 डिग्री भी अगर हम रेखा खींच देते हैं, या 2 डिग्री अगर हम रेखा खींच दें, या 3 डिग्री अगर हम रेखा खींच दें, या कोई सी भी, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि इधर का हिस्सा क्या होगा, कम हो जाएगा, और इधर नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आप इतनी तो समझदारी दिखाई सकते हैं कि सर ये हिस्सा जो है कि ज़्यादा है और ये वाला हिस्सा कम है, यानी पृथ्वी दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटी गई है। तो केवल और केवल 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा से बांटी जाती है पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में। लेकिन जब हम देशांतर रेखा को बात करेंगे तो देशांतर रेखाएं तो सभी रेखाएं जो है कि पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। कैसे बांटेगी हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे
कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इस विषुवत रेखा के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं या उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं। वहीं दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, यानी कि साउदर्न कहते हैं, या साउथ वाला जो पार्ट होता है दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये दोनों बराबर के आधे भाग होते, अर्थात कि विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अब कैसे है यह भाई? अब पूरे विश्व पे जब हम पूरे ग्लोब पे या पूरी पृथ्वी पे जब हम अपने भारत की स्थिति को देखते हैं तो हम क्या शुरू करते हैं कि दोस्तों ये तो है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। इसी तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री और 6 डिग्री, जैसे ही 6 डिग्री आता है तो हम कहते हैं कि यहाँ से भारत की सीमा रेखा शुरू हो जाती है, जो ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु होता है, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उस पॉइंट को? हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई और पॉइंट नहीं, इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। लेकिन आपने किताबों में पढ़ा होगा कि सर 8 डिग्री 4 मिनट होता, लेकिन वो जो 8 डिग्री 4 मिनट होती है वो 6 के बाद 7 और 8, तो वो जो 8 होता है वो दोस्तों ये वाला हिस्सा होता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि मुख्य भूमि पर होता है। मुख्य भूमि का मतलब जो स्थल खंड से सीमा संबंधित होती है। तो वो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है, जिसको हम लोग केप कमोरिन या कन्याकुमारी कहते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन होता है। लेकिन जब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट, 10 डिग्री, 12 डिग्री, ये सब क्या है? ये एक अक्षांश रेखाएं हैं जो भारत की पृथ्वी पर स्थिति बताती हैं कि भारत 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री तक लगभग जाता है। तो यही स्थिति बताने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में यह मानी जाती हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। अब दो बातें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर आप ध्यान देने वाली बात है तो दो बातें हैं यहाँ पर ध्यान देने की, कि पहली चीज, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, यानी यहाँ से, जो कि ये एक आपकी 0 डिग्री है और यहाँ से शुरू करते करते आप यहाँ तक आ रहे हैं। कहाँ तक आ रहे हैं? आप 90 डिग्री तक आ रहे हैं, ध्रुवों तक आ रहे हैं। और यहाँ तक आने वाली जो सभी समानांतर वृत्त होते हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। और अक्षांशों को अंश यानी कि डिग्री में मापा जाता है। ये जो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन्हीं को कहा जा रहा है कि ये अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर इनको हम समानांतर क्यों कह रहे हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन गोले को देख सकते हो, इस चीज़ को देख सकते हो। ये पृथ्वी को एक काल्पनिक रूप से आप देखेंगे, इधर से घूम के भी आएगी तो भी ये समानांतर ही रहेगी। ये कहीं भी दो रेखाएं आपस में मिलेंगी नहीं। ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये रेखा और ये रेखा आगे जाके एक दूसरे को काट दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये रेखा और ये रेखा आपस में जाके काट दे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए इनको समानांतर रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से होती है। मान के चलिए ये 0 डिग्री हो गई, ये 1 डिग्री हो गई, ये 2 डिग्री हो गई, और ये दोनों रेखाएं या ये दोनों रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं काटेंगी, वो मैं दिखाऊंगा भी आपको। तो अभी अक्षांश पढ़ रहे हैं, तो अक्षांश रेखाओं की पहली विशेषता क्या हो गई कि वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती, जो कि केवल एकमात्र है 0 डिग्री या विषुवत वृत्त कह सकते हैं। दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता पूछी जाती है स्टेटमेंट के आधार पे कि अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं कि नहीं। तो बिल्कुल समानांतर रेखाएं हैं, क्योंकि इसके द्वारा कभी भी एक दूसरी रेखा को नहीं काटा जाता। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश अंश को दिखाती है या शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, जो ये मैंने लिखा है 0 डिग्री। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है, अतः इसका माप जो होता है 360 डिग्री अंश का 1/4 हिस्सा यानी 90 डिग्री अंश होता है। और इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो बस आपको इतना जानना है कि जो ये पूरा हमारा जो पृथ्वी है, इसमें 90 डिग्री हमें उत्तरी ध्रुव देखने को मिलता है और 90 डिग्री हमें साउथ का ध्रुव देखने को मिलता है, जिसे हम लोग साउथ पोल या नॉर्थ पोल कहते हैं। एक आखिरी विशेषता इसमें मैं आपको बताते चलूँ कि जो 90 डिग्री
जो उत्तरी ध्रुव होते हैं या दक्षिणी ध्रुव, वो कभी भी एक रेखा के रूप में नहीं, एक बिंदु के रूप में इंडिकेट किए जाते हैं। और आपसे यहीं पे एक छोटी सी बारीकी से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 90 डिग्री रेखा उत्तरी ध्रुव को माना जाता है या नहीं। तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 90 डिग्री बिंदु होता है, न कि रेखा होती है। रेखा नहीं होती है वो भाई। इसको अगर मैंने इसे टिप कर दिया तो ये तो बिंदु हो गई ना। रेखा तो तब होती है जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, चाहे उसकी दूरी 1 इंच या 1 सेंटीमीटर ही क्यों ना हो, लेकिन इसके छोर पे कोई ना कोई एक बिंदु जरूर होंगे। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम रेखा कहते हैं, लेकिन किसी भी एक बिंदु से कोई रेखा नहीं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, लेकिन अगर एक और बिंदु खींच दूँ तो इनको मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, रेखा कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसी प्रकार से, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इट मीन्स कि क्या हो गया, मान लीजिए ये रही आपकी 0 डिग्री की रेखा, और 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी आपकी काल्पनिक रेखाएं जाएंगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 20, 25, 40, 50, जो भी आपकी जाएगी, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोग उत्तरी अक्षांश कहेंगे। क्या अक्षांश कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। लेकिन वहीं इसी 0 डिग्री के अगर नीचे की कोई भी रेखा जा रही हो इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं अपने भारत की स्थिति को, तो हम लोगों की कुछ भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से मान के चलिए कि कुछ यहाँ पर है। इस तरीके से भारत की स्थिति हमारे, इस तरीके से प्यारे से भारत की स्थिति यहाँ है कुछ। तो आप देखेंगे कि हम जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश में है, न कि दक्षिणी अक्षांश में। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर रहने वाले अक्षांशों को हम लोग उत्तरी अक्षांश का पार्ट मानते हैं। यही तो हमने पढ़ा कि विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, उत्तर की ओर, और इसके दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। अगर मैं आपको प्रश्न में केवल इतना ही लिख कर दे दूं कि भाई मुझे 15 डिग्री का मान बताओ, तो आप कहोगे सर ये क्या पूछा है आपने। जब तक मैं इसके साथ 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 15 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी अक्षांश नहीं लिखूंगा तो आप नहीं बता पाओगे। मैं आपसे पूछूं कि मेरे दोस्तों, भारत की किस शहर को हम 27 डिग्री पर बता सकते हैं, तो आप कहोगे सर 27 डिग्री तो बात ठीक है, लेकिन ये भारत का उत्तरी छोर है या दक्षिणी छोर है। तो ये पॉइंट आएगा कि भाई हमारा भारत पूरी तरीके से नॉर्थ में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी अक्षांश, तो हमें इसके साथ नॉर्थ या साउथ लगाना पड़ता है। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई स्टेटमेंट दे दे और यह पूछ लिया जाए कि भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री, लगभग 37 डिग्री के आसपास जाता है, तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो मैं तो कहूँगा ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं बताया जा रहा है कि ये उत्तरी भाग की बात हो रही है या दक्षिणी भाग की बात हो रही है, क्योंकि हमारे भारत का जो विस्तार है वो हमारे उत्तरी भाग में है, नॉर्थ में, न कि साउथ में। जब केवल ऐसे आंकड़ा दिया हो तो इस ऑप्शन को गलत माना जाएगा, इसको प्रश्न आयोग को हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने न तो उत्तरी क्षेत्र बताया न दक्षिणी क्षेत्र बताया है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखने वाली बात होती है। अब आगे देखते हैं। इसीलिए इसे सामान्यतः उत्तरी या दक्षिणी अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊ लिखा हुआ है, ऊ लिखा है, इसका मतलब ये उत्तरी की बात कर रहा है, और यहाँ पे ये जो द लिखा हुआ है अर्थात ये दक्षिणी क्षेत्र की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री के अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर जो है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तरी में है, यानी महाराष्ट्र की लोकेशन लगभग कुछ यहाँ पे होगी, महाराष्ट्र के चंद्रपुर की, क्योंकि ये उत्तरी अक्षांश में है। वहीं ब्राज़ील के बेले होरिजेंटो की अगर हम बात करेंगे तो ये 20 डिग्री दक्षिणी पे है, यानी लगभग कुछ यहाँ पे स्थिति होगी ब्राज़ील की। भाई ब्राज़ील तो आप देखोगे 0 डिग्री से नीचे है, और 0 डिग्री से नीचे है तो बेले होरिजोंटो का जो लोकेशन है वो यहीं पर है। तो ये चीज़ क्लियर हुई ना कि ये नॉर्थ में आता है भारत का ये पॉइंट, और ये पॉइंट साउथ में आता है। इसीलिए उत्तर और दक्षिण लगाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि
जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेले हॉरिजॉन्टल 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, लेकिन उनकी समानांतर जो दूरी होती है वो एक जैसी रहती है, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। 0 डिग्री पे आप देखेंगे कि इसकी दूरी सबसे अधिक होती है, लगभग 111 किलोमीटर के आसपास, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे इसका जो एरिया है सर्कल के रूप में वो कुछ कम होता जा रहा है, कुछ कम होता जा रहा है। लेकिन ये इनकी प्रमुख जो विशेषता है कि ये समानांतर जरूर बनी रहेंगी, ये आपस में कहीं भी काटेंगी नहीं एक दूसरे को। तो और आगे हम समझते हैं इसके बारे में। अब हमारा इसी में अगला पॉइंट शुरू हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, कि महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं। तो समझते हैं, जैसे देखेंगे आपकी 0 डिग्री को हम विषुवत वृत्त कहते हैं, और उत्तर डिग्री, जैसे मान लीजिए मैं आपको ग्लोब में दिखाता हूं, यहां पर आप देखिएगा कि ये आपका जो विषुवत वृत्त होता है जो कि 0 डिग्री होता है, तो वो ये होता है आपका 0 डिग्री विषुवत वृत्त। वहीं उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल जिसे हम कहते हैं, ये 90 डिग्री उत्तरी पॉइंट पे होता है, तो यहाँ पे होता है ये उत्तरी ध्रुव, जिसको हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ कह देते हैं, तथा दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री साउथ कह देते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री साउथ होता है। और इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और एक 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होती है। एक 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव का एक वृत्त होता है, सर्कल होता है, और इसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव का भी एक वृत्त होता है जो कि 66.5 डिग्री होती है। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 महत्वपूर्ण और अक्षांश रेखाएं हैं। ऐसा नहीं है कि अक्षांश रेखाएं केवल 4 होती हैं, टोटल अगर आप देखोगे 0 से ऊपर भी जा रहे हो तो भी आपको 90 मिल रही हैं, 0 से नीचे भी आ रहे हो तब भी आपको 90 मिल रही हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएंगी। लेकिन एक रेखा यह भी रहती है तो +1 कर देते हैं तो 181 हो जाती हैं। लेकिन अब मैं कहूं कि अगर 2 बिंदु माइनस कर दें 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो आपकी 179 रेखा रहती है, और जबकि 2 आपके बिंदु होते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी हम आगे समझ लेंगे। बस यहाँ पर यह बताना था कि हर प्रकार की अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें भी कुछ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं वो ये 4 प्रकार की होती हैं। आगे देखते हैं इसको हम। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, अभी मैंने आपको ये चीज़ दिखाई आपको। चलिए यहाँ पर देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा होती है। देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, लेकिन फर्क कहाँ से आ रहा है? उत्तर लगाते ही 0 डिग्री के उत्तर साइड में यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको देखने को मिलती है कर्क रेखा। लेकिन वही सेम वैल्यू पर जब हम दक्षिणी गोलार्ध की ओर देख लेते हैं, 23.5 डिग्री साउथ लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक मकर रेखा आती है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कर्क रेखा आपके उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। इसी तरीके से विषुवत वृत्त के जब हम 66.5 डिग्री उत्तर में जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव वृत्त मिलता है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जो आपका नॉर्थ पोल का जो सर्कल होता है वो मिलता है यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, नॉर्थ जरूर लगाना है। इसी तरीके से जब 66.5 डिग्री साउथ में जाते हैं, कुछ इस तरीके से 66.5 डिग्री साउथ में, तो यहाँ पर आपको दक्षिणी वृत्त मिलता है, यानी कि साउथ जो सर्कल होता है वो मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इस शब्द का ज़्यादा वैल्यू है। नॉर्थ और साउथ से ही हमें पता चलता है कि हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं या विषुवत रेखा की, मतलब कि मकर रेखा की बात कर रहे हैं। तो आइए अब हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं एक और टॉपिक। वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पृथ्वी के ताप कटिबंध। समझते हैं इस चीज़ को। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष के लिए वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। कटिबंध का मतलब होता है दोस्तों, कटिबंध का जो मतलब होता है वो एक जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वहाँ पे जो तापमान होता है उसी आधार पर निर्धारित तापमान के आधार पे हम उसे नाम दे देते हैं कि वो उष्ण कटिबंध है। या अगर 23 डिग्री या 23.5 डिग्री कर्क रेखा या मकर रेखा के और ऊपर जाते हैं, आप ठंडे वाले क्षेत्रों में जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे शीतोष्ण वाले कटिबंध का नाम आ जाता है। तो अब आपको ये समझना है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक पृथ्वी बना देते हैं, एक काल्पनिक पृथ्वी बनाते हैं दोस्तों। आइए यहाँ पर देखते हैं, ये रही 0 डिग्री और ये रहा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ,
और ये रहा आपका 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले जो एरिए होते हैं ये, जिस पर सूर्य लगातार जो है कि अपनी ऊष्मा देता रहता है। क्यों? क्योंकि सन तो स्थिर होता है, सन स्थिर होता है, सन का जो प्रकाश होता है वो सामान्यतः यहाँ पे सबसे अधिक पड़ता है, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक पड़ता है, और इसके बाद इसकी किरणें क्या होती हैं, तिरछी होती चली जाती, जहाँ पे प्रकाश कम पड़ता है। इसीलिए 90 डिग्री ध्रुवों पर, 90 डिग्री ध्रुवों पर प्रकाश क्या होता है, कम पहुँचता है, कम पहुँचता है, इसीलिए यहाँ पे वनस्पतियों का विकास कम हो पाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिल रहा है? कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को देखने को मिल रहा है। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ यहाँ पे कि आपको बताना है कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच रहने वाले देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय जो एक ग्रुप है, एक अंतर्राष्ट्रीय जो है कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम बताना है, और उसका मुख्यालय जो कि भारत के एक शहर में स्थित है उसका भी नाम आपको बताना है। अब आगे देखते हैं। तो इस क्षेत्र को मेरे दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जोन कहा जाता है। इसीलिए आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत का दक्षिणी हिस्सा यानी दक्षिण भारत उष्ण कटिबंध जोन में आता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 6 डिग्री से शुरू होकर 23 डिग्री तक जब तक आप जा रहे हैं तब तक भारत उष्ण कटिबंध के जोन में है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा तेजी से मिलता है, और इसीलिए चाहे आप अफ्रीकी क्षेत्र में देख लीजिए या फिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में देखिए, वहाँ पे मनुष्य सामान्यतः उत्तर भारत की अपेक्षा काला मिलता है, सांवला मिलता है। जबकि आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए, उत्तर भारत की ओर देखेंगे तो यहाँ पर मनुष्यों का रंग गोरा होता है, साफ होता है, क्योंकि धूप में स्किन टैन नहीं होती है, स्किन डल नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर उत्तरी भारत या पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के रंग ज़्यादा साफ और ज़्यादा गोरे होते हैं। जबकि सूर्य के किरणों के प्रभाव में आने वाले जो दक्षिण भारत के लोग हैं या अफ्रीकी देश के लोग हैं, इनके जो फेस के कलर होते हैं वो सामान्यतः डल होते हैं, या यूँ कहें कि थोड़े काले होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कोई रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको एक प्रमाण दे रहा हूँ दोस्तों, जो विभाजन प्रकृति ने ही किया है उस विभाजन पे आप कैसा जो है कि शर्माते हैं। भाई, प्रकृति ने अगर मुझे काला बनाया है तो मैं इस पे खुश हूँ, और प्रकृति ने मुझे अगर गोरा बनाया है तो मैं इस पे भी खुश हूँ। क्या गोरा और क्या काला, सारे लोग इंसान हैं दोस्तों। अब किसी को ये थोड़े पता कि मैं तमिलनाडु में पैदा होऊंगा, या किसी को ये भी नहीं पता कि मैं मसूरी में पैदा होऊंगा। मसूरी में पैदा होने वाला बच्चा गोरा होगा, तमिलनाडु केरल में पैदा होने वाला बच्चा काला होगा। तो रंग से क्या भेदभाव करना, ये तो प्रकृति की देन है। सूर्य का प्रकाश जहाँ पड़ रहा है वहाँ मैं पैदा हुआ तो मैं काला हो गया, जहाँ नहीं पड़ रहा वहाँ मैं पैदा हुआ तो गोरा हो गया। तो इसीलिए रंग आधारित भेदभाव करना गैर कानूनी है, बिल्कुल ही गलत है, और आपको नहीं करना चाहिए इस तरीके। अगर आपके साथ भी कोई करता है तो आप उसको तुरंत रोकिए। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं फिर से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे अगर आपका घर 23 डिग्री के नीचे है, 0 डिग्री से लेकर, तो आप देखेंगे जैसे मान लो कर्नाटक और आपका ये तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का क्षेत्र हो गया, जहाँ पे 23.5 डिग्री तक रेखाएं हैं, वहाँ पर परछाई हमारे शरीर के नीचे एकदम बनती है, यानी हमारे पैरों के पास बनती है। क्यों? सूर्य हमारे सीधे एकदम ऊपर है और सूर्य हमारे सिर पे एकदम चमक रहा है, तो हमारी परछाई भी तो एकदम हमारे पैर के नीचे बनेगी। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं जिनके सर के ऊपर बिल्कुल सूर्य चमकता ही नहीं है, तिरछा चमकेगा, तो तिरछा चमकने वाले पर क्या होगा, परछाई कहीं ना कहीं तो बनेगी उसकी, उसके पैर के नीचे तो नहीं बनेगी, क्योंकि सूर्य जब सिर पे होगा तभी परछाई नीचे बनेगी। अदरवाइज आपकी परछाई या तो दाएं या तो बाएं, आगे पीछे कहीं भी बन सकती है, पैरों के नीचे नहीं बनेगी। तो ये वाली बातें आपको समझनी है। और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये डायग्राम से बताया है कि किस तरीके से ध्रुवों की तरफ या 23 डिग्री से ऊपर ये किरणें तिरछी हो जाती हैं। और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, और इसलिए इनको शीतोष्ण कहा जाता है। मध्यम का मतलब हो गया शीत प्लस उष्ण। यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं शीत प्लस उष्ण, अब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे
तो ये शीतोष्ण हो जाएगा, यानी हल्का ठंडा भी रहेगा ये मौसम और हल्का गर्म भी रहेगा। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है कि इन क्षेत्रों वाले तापमान कैसे होते हैं, मध्यम। अब ये कौन से क्षेत्र हैं, तो ये वो वाले क्षेत्र हैं। कुछ मिला के इस तरीके से आप देखेंगे, कुल मिला के इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि 66.5 डिग्री जो नॉर्थ वाला एरिया होता है या 66.5 डिग्री साउथ वाला जो एरिया होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का अगर आप पार्ट देखेंगे, कुछ इस तरीके का पार्ट जो 23.5 डिग्री से शुरू होकर 66.5 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होगा, कुछ ये वाला क्षेत्र मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका तापमान मध्यम रहता है। क्योंकि 90 डिग्री पे जाने पे तो बर्फ जमी हुई मिलेगी, लेकिन 66.5 डिग्री के आसपास या 60 डिग्री, 62 डिग्री, 55 डिग्री, 58 डिग्री पे मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 23 डिग्री के ऊपर जैसे आप 24 डिग्री पे गए और आपको बहुत कड़कड़ाती हुई ठंड मिलने लगी, बहुत बर्फ जमने लगी। ऐसा होता तो भारत में, गुजरात में गर्मी में बर्फ पिघल रही होती, उत्तर प्रदेश में हमारे जो है कि जो 42 डिग्री का टेम्परेचर है वो नहीं होता, जबकि उत्तर प्रदेश तो आपका 23 डिग्री से ऊपर है, लगभग 27-28 डिग्री के आसपास है। तो इसका मतलब क्या समझ में कि 23 डिग्री से हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमारी गर्माहट या गर्मी थोड़ा थोड़ा कम होती है, लेकिन गर्मी समाप्त नहीं होती है। इसी तरीके से 66 डिग्री या उसके नीचे आते हैं तो थोड़ी थोड़ी ठंडक रहती है, एकदम बर्फ नहीं पिघल जाती है, यह एकदम बर्फ नहीं जम जाती। तो कह सकते हो कि 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच के जो तापमान होते हैं वो उष्ण कटिबंध में आते हैं, और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर तापमान हमें थोड़ा सा गर्म और थोड़ा ठंडा मिलता है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पर इसलिए फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे ज्योग्राफी के इसी सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में या अगले चैप्टर में, तो आपको सीधे सीधे ये शब्द देखने को मिलेगा कि उष्ण कटिबंध की वनस्पति ऐसी है, शीतोष्ण कटिबंध की वनस्पति ऐसी है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि उष्ण कटिबंध का मतलब हो गया 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच का क्षेत्र, और शीतोष्ण का मतलब हो गया 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र। तब आपको ये रटा हुआ होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें यहाँ पे थी, ये चीज़ें यहाँ पे थी, सर ने बहुत अच्छी तरीके से इसे समझाया था। अगर मैं यहाँ पे समय ना दूँ, अभी इन सब चीज़ों को काट दूँ, तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अब हम देखते हैं, आगे देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत रहती है, बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, अब एक एरिया बच रहा है आपका जो 66.5 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये जो 66.5 से जाएगा 90 डिग्री तक। कहाँ तक जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जाएगा आपका 90 डिग्री तक, ये वाला जो क्षेत्र है, ओके, ये वाला क्षेत्र। यहाँ पे ठंड बहुत अधिक होती है, यहाँ पे ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि सामान्यतः जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 66.5 या बहुत करता है तो 70 डिग्री तक तो जाता है। इसके ऊपर 90 डिग्री वाले क्षेत्र में तो सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम जाता है, और इस वजह से यहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है 66.5 से लेके 90 डिग्री तक। तो इसको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। इसको कौन सा क्षेत्र कहा जाएगा भाई, इसको हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। कौन सा कहते हैं, इसलिए इसको शीत कटिबंध। अब शीत का मतलब होता है ठंडा, उष्ण का मतलब होता है गर्म, और शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा और गर्म दोनों ही। तो आपको एक शॉर्ट में अगर मैं समझाना चाहूँ, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप यहाँ पर देखेंगे 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ की बात करते हैं, हम एक तरफ का हिस्सा लेके चलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से आप दक्षिणी गोलार्ध में भी इमेजिन कर लीजिएगा, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके के जोन में आते हैं जहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ये वाला जो जोन होता है, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हल्की ठंडी और हल्की गर्मी मिलती है, इसीलिए इसको शीतोष्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीतोष्ण। लेकिन जब इसके ऊपर और बढ़ते हैं, जो यहाँ पे 90 डिग्री का पॉइंट होता है, या इस तरीके से मैंने ऐसे कर दिया इमेजिन में, तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र देखने को मिलता है हमें, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए इसको शीत क्षेत्र कहा जाता है। और इसी तरीके से आप क्या करोगे, दक्षिण भारत में भी, मतलब दक्षिण गोलार्ध में भी कर सकते हो। ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया, सेम एरिया जहाँ पे उष्ण रहेगा, और इसके बाद आपका 66.5 डिग्री आएगा, फिर उसके बाद आपका 90 डिग्री आएगा। तो ये हम एक ही तरफ की बात कर लेते हैं, 0 डिग्री के उत्तरी अक्षांश की। तो आप देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पे उष्ण था, और 23.5 से 66.5 पे शीतोष्ण है, और 66.5 से 90 डिग्री पे शीत ऋतु है।
मेरे प्यारे भाई, अगर आपने इन चीज़ों को अभी ढंग से नहीं समझा तो एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी, वनस्पति जैसे टॉपिक में दिक्कत आएगी, बहुत सारी जगह आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर आप कहोगे सर हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, बाउंस कर रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध क्या है, शीत कटिबंध क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए इस क्लास को अच्छे से समझ लीजिए अभी। तो ये तो थे दोस्तों, हमने ताप कटिबंध बता दिए, और कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं क्या हैं, जिस तरीके से हमने अभी अक्षांश रेखाओं को पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।